हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज की बिहार एसएससी की प्रैक्टिस की क्लास नंबर 12 में स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में आपको टोटल 50 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिसमें आज का क्लास जो है वो 12 नंबर की है। इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप उसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का जो आशय है वो क्या है, यानी सी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, यानी सीबीएस का टोटल पूर्ण रूप क्या होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सी का क्या होता है। ठीक है ना। तो सीबीएस इसका फुल फॉर्म होता है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसमें सी का जो आपका रूप हो गया वो क्या हो गया, कोर, यानी कि सी का मतलब है क्या, कोर है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होंगे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीओ, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये होता है सीबीएस का पूर्ण रूप होते हैं। ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935, यानी 1935 को। उस टाइम इसकी हेड क्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, कोलकाता। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में भी इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो गया, मुंबई में। अब हो गया इसका हेड क्वार्टर कहाँ, मुंबई में। आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना किया गया, और इसकी जो सिफारिश दिए थे वो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा दिया गया था। इसका सिफारिश किसको, आरबीआई की स्थापना करने के लिए। वर्तमान में इनके गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास। ठीक है ना। भारत का प्रथम व्यावसायिक जो बैंक था वो कौन था, अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक जो था वो भारत का पहला क्या था, व्यवसायिक बैंक था। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुए थे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई, यानी भारत में जो जीएसटी है उसकी संस्तुति किस समिति के द्वारा दी गई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसके द्वारा, केलकर समिति के द्वारा दिया गया था इसकी संस्तुति। भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, तो ये आपका निगम कर जो है वो भारत का मुख्य आय का स्रोत है। निगम कर, ठीक है ना, भारत का मुख्य स्रोत है। आय कर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी का जो संसद में पहली बार यानी सर्वप्रथम जो चर्चा हुआ था वो वित्त मंत्री ने किए थे। वो कब किए थे, 2006-7 के बजट में हुआ था। 101वां जो संविधान संशोधन है, 101वां संविधान एक्ट संशोधन एक्ट, यानी 101वां संविधान संशोधन एक्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था अपने देश इंडिया में। ठीक है ना, 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, यानी क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो कब बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो गर्मी में बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में टोटल 4 भागों में बांटा गया, यानी वायुमंडल को टोटल 4 भागों में यानी 4 परतों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल और चौथा है बहिमंडल। ठीक है ना, जिसमें सबसे नीचे की जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है यानी सबसे नजदीक है वो कौन है, क्षोभ मंडल है। जितने भी प्रकार के भौतिक घटनाएं होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में, जैसे कि आंधी तूफान, वर्षा, ओला, ये सभी क्षोभ मंडल में आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर समताप मंडल आता है, उसके बाद फिर आयन मंडल और फिर लास्ट में बहिमंडल। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, निम्न में से कौन सा जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी जो लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो यूएसए का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का, और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका यानी यूएसए का ही है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है वो किस काल को कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन समय में गुप्त काल में साहित्य और संस्कृति की दृष्टिकोण से स्वर्ण काल माना जाता है। साहित्य और संस्कृति की दृष्टिकोण से, ठीक है ना। मध्यकाल में अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। मध्यकाल में अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के काल में चित्रकला का जो मुगल चित्रकला का सबसे विख्यात, यानी जो उस समय चित्रकला था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, वो उसका स्वर्ण काल माना जाता है। यानी चित्रकला का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो जहांगीर के काल को माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है क्या? निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? दूरगामी कार्य किसके द्वारा किया गया था? कौन से अर्थशास्त्री के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसके द्वारा? VKR राव के द्वारा। VKR राव के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम अर्थशास्त्री आधुनिक भारत के कौन थे? तो डी भाई नेरोजी, यानी कि दादा भाई नेरोजी थे। दादा भाई नेरोजी आधुनिक भारत के प्रथम इतिहासकार थे। ठीक है ना, आधुनिक भारत के प्रथम दादा भाई नेरोजी के द्वारा ही बताया गया था। सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत पर जो चर्चा किया गया था वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। यानी धन निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नेरोजी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एकाधिकार का अर्थ है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। एकल विक्रेता जो होते हैं, एकाधिकार का अर्थ होता है। एकाधिकार का अर्थ है मतलब कि एक विक्रेता और अनेक क्रेता, यानी कि बेचने वाला एक रहता है और खरीदने वाला अनेक रहता है। ठीक है ना, उसे एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार व्यापार में जनता को हानि होता है। ठीक है ना, जनता को हानि होता है क्योंकि एक ही व्यापार जो रहता है वो बेचने वाला रहता है, खरीदने वाले बहुत सारे रहते हैं। एकाधिकार में व्यापारी को लाभ होता है, यानी जनता को हानि तो व्यापार को लाभ होना तय है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। 1884 ईस्वी में, ठीक है, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1884 में, जिसमें 180 यामियोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो आपको आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है ना, दो देशांतर के बीच को जो दूरी है उसे तय करने में टोटल जो टाइम लगता है वो कितना टाइम रहता है? दो देशांतर के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट लगता है। कितना? 4 मिनट। ठीक है ना, दो देशांतर के बीच के जो टाइम लगता है दूरी तय करने में वो कितना लगता है? 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोणार्क मंदिर के देवता हैं, यानी कोणार्क मंदिर का जो टेम्पल है वो किन देवता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। सूर्य से संबंधित है कोणार्क मंदिर का संबंध। ठीक है ना, मारतंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है मारतंड का सूर्य मंदिर। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये आपको कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। बुंडू का जो सूर्य मंदिर है, बुंडू का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके रांची में स्थित है। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, यहाँ स्थित है। देव मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है देव मंदिर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? यानी ग्राम पंचायत को गठन करने का जो निर्देश देता है भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है। किसके? अनुच्छेद 40 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 संवैधानिक संशोधन जो हुआ 73, भारतीय संविधान में 73 संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि कब हुआ था? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची कौन सी? 11वीं संविधान संशोधन 73 और कब हुआ? तो 1992 में। इसमें टोटल
29 विषय को जोड़ा दिया गया, शामिल किया गया 29 विषय को, जिस पर पंचायती राज काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्कीपेगो आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्कीपेलागो क्या है? तो एक द्वीप है, ठीक है ना। द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, चारों ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी का है। कौन सी है? माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप जो कि कहाँ है? असम में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह भारत का कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है आपका मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? यानी मिट्टी और पत्थर के टुकड़ा है, वो पहाड़ी की तल की ओर गमन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे आप क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा अपरदन उसे कहा जाता है। मृदा अपरदन जो होता है मुख्यतः किससे होता है? तो मृदा अपरदन जो होता है मुख्यतः हवा से और किससे? जल से होता है। हवा और जल से मृदा अपरदन होता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? यानी भारतीय की कौन सी महिला, उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसे? किरण मजूमदार शाह को किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास को संस्कृत के भारत में सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कालिदास जो माने जाते हैं भारत में सबसे बड़े कवि संस्कृत के माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान जो भारत आया था, जो कि चीनी यात्री था। किनके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार में सबसे अंतिम ग्रह जो है वो कौन है? यानी सबसे लास्ट में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन है? नेपच्यून, जिसे क्या बोलते हैं? बरून बोलते हैं, बरून ग्रह, ठीक है ना। सबसे दूर में कौन है? बरून है। इसकी खोज जर्मन के वैज्ञानिक जहान गाले के द्वारा किया गया था। जहान गाले के द्वारा किया गया था 1846 ईस्वी में। बरून को हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? तो बरून को कहते हैं। इसका प्रमुख उपग्रह है जिसे क्या बोलते हैं? टिटॉन बोलते हैं। टिटॉन इसका प्रमुख उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन जी सकते हैं। एक ऐसा ग्रह है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन है? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है वो विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन थे? बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ की जो हत्या है वो किसके द्वारा किया गया था? तो उसके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद वो शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, जो कि बृहद्रथ की हत्या करके बना था। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था, ठीक है ना। पतंजलि ने महाभाष्य जो लिखा था वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही रहते थे, ठीक है ना, उसके दरबार में रहते थे और उन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा पतंजलि के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कब भारत आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था इब्न बतूता मोरक्को से। इब्न बतूता की अपनी यात्रा का जो वृत्तांत है वो रेहला नाम से लिखा। रेहला नाम से लिखा। रेहला किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा लिखा गया वृत्तांत है? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19
किस राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था किस राज्य के अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था उसे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था का आधार बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है। जो अर्थव्यवस्था बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है उसे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था? तो उत्तराखंड की स्थापना हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। यानी 2000 में टोटल 3 राज्यों का स्थापना हुआ था। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। ठीक है ना। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर, सभी का ईस्वी कितना है? 2000 ही है। तो 1 नवंबर को जो गठन हुआ था उसे किसका हुआ था? छत्तीसगढ़ का, जो कि एमपी से अलग होकर बना था। ठीक है। 9 नवंबर को आपको बता दिए उत्तराखंड का, जो कि यूपी से अलग होकर बना। और 15 नवंबर को कौन बना? झारखंड राज्य बना। झारखंड, जो कि बिहार से अलग होकर बना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? सॉरी, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया। दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? अमीर खुसरो क्या थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। ठीक है। तूती ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है किन्हें? अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। 7 सुल्तानों का शासनकाल किसके द्वारा देखा गया? तो अमीर खुसरो को द्वारा देखा गया है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? यानी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोई न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब क्या होगा? रीट। किसी के द्वारा क्या जारी किया जाता है? किसी न्यायालय के द्वारा तो रीट जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के संरक्षक किसे माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत, अपना अनुच्छेद 32 को बोला जाता है ना संवैधानिक उपचार, इनके अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है ना। 5 प्रकार के रीट कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है क्या? परमादेश। चलिए लिख देते हैं इसको, परमादेश। पहला हो गया आपका परमादेश। दूसरा अधिकार परीक्षा। तीसरा हो गया आपका उत्प्रेषण। चौथा हो गया प्रतिषेध। और 5वां हो गया आपका क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। टोटल 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है हाई कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम से कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? यानी अपनी पत्तियों को कम समय या अधिक समय के लिए गिरा देती है। तो कहाँ का वृक्ष रहता है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी यानी कि पर्णपाती वन जो है वो वर्ष में कम या अधिक समय के लिए अपनी पत्तियों से रहित हो जाते हैं, यानी कि गिरा देते हैं अपनी पत्ती को, यानी उनका पत्ती कुछ समय के लिए गिर जाता है। पर्णपाती वन है उन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ वन भी उसी को बोला जाता है। पतझड़ वन भी पर्णपाती वन को ही बोलते हैं। भारत में पर्णपाती वन जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है, जैसे कि शीशम, पीपल, बरगद आदि सभी किस में आते हैं? तो पर्णपाती वन का उदाहरण है। ठीक है। मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
सदाबहार वन जिसके पत्ते कभी नहीं गिरते, यानी कि सदाबहार रहता है, उसका पत्ता कभी नहीं गिरता, उसे सदाबहार वन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य था, उसकी राजधानी भी कहाँ था? हम्पी में था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, अभी पिछले वाले में क्वेश्चन में बता दिए। तो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है कौन? हम्पी। हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वारंगल के। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का जो उदय है वो प्राचीन हिंदू साम्राज्य के वारंगल के अवशेषों पर हुआ, ठीक है ना। वारंगल में काकतीय वंश की स्थापना किया गया था, वारंगल में काकतीय वंश की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? यानी उस टाइम जब अब्दुल रज्जाक आया था तो उस टाइम हम्पी यात्रा किया था, तो दक्षिण भारत के विजयनगर का साम्राज्य कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन थे? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय थे उस टाइम, ठीक है ना, देवराय द्वितीय था। डोमिंग पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे। कौन कौन आए थे? तो आपका हो गया डोमिंग डोमिंग पायस और एक व्यक्ति कौन था? बारबोसा। ये दोनों व्यक्ति जो है वो कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे। इटली के यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के काल में भारत आए थे। देवराय प्रथम के काल में कौन आया था? तो इटली के यात्री निकोलो कांटी, ठीक है ना, इसने भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद कितने प्रकार के हैं? टोटल 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ठीक है ना। और 5वां वेद जो बोला जाता है वो तिरुकुराल को बोला जाता है। तिरुकुराल को 5वां वेद कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का वेद है, ठीक है ना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक पास बैठना, निष्ठापूर्वक पास बैठना, उसे उपनिषद का अर्थ है ये, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? यानी सांभर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डल झील और बुलर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में डल झील एवं बुलर झील स्थित है, ठीक है ना। सुखना झील कहाँ स्थित है? तो आपका ये चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ में सुखना झील स्थित है। अनुपम झील कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है बिहार में। अनुपम झील कहाँ स्थित है? बिहार में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? यानी भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली वो कब चली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कब चली? 1853 ईस्वी में गाड़ी चली गई थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, यानी 34 किलोमीटर चलाया गया था। उस समय भारत के जो क्या बोलते हैं, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में रेल चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। और सबसे अधिक जो रेल का विस्तार हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सबसे अधिक जो विस्तार हुआ था किनके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में से
वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, यानी भारत में इस नदी का उद्गम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, कहाँ है, तो मानसरोवर झील में, तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहाँ से नदी निकलती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं, सांगपो कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग है, तिब्बत में सांगपो है। और या फिर उसके बाद, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितना है, 29, यानी 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी, कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जिसमें भारत में इसकी टोटल लंबाई है कितना, 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर यह नदी भारत में, ठीक है ना, भारत में 916 किलोमीटर है और टोटल लंबाई जो है वो आपका 2900 किलोमीटर है। इनकी जो, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, सहायक नदी हैं, वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। जैसे कि दिबांग, दिबांग नदी, दिबांग हो गया, फिर लोहित, लोहित नदी, और नोबा, और क्या है, नोबा। ये सभी जो है दिबांग, लोहित और नोबा ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदियां है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे, स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में अंतिम वायसराय थे। अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है, ताशकंद समझौते से संबंधित कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ताशकंद समझौते से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री के समय में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 10 जनवरी 1966 यानी 1966 ईस्वी को क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। कब, 10 जनवरी 1966 में हुआ था, ठीक है ना। और 11 जनवरी 1966 को 1966 में ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-1948 के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व का सही अवरोही क्रम राज्यों का है, कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसका है, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है जनसंख्या घनत्व, तो बिहार का 1 नंबर है, बंगाल में दूसरा और केरल में तीसरा। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, बंगाल और केरल में घटते क्रम में है, ठीक है ना। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में जाना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो अभी टोटल कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, बिहार में। कुछ पॉइंट हैं जनगणना से संबंधित देखते हैं। जैसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में बढ़ते हुए क्रम में कौन है, तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद किसका है, मिजोरम। उसके बाद फिर किसका आता है नंबर, तो सिक्किम का आता है, सिक्किम का। यानी टॉप 3 आरोही क्रम में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद फिर सिक्किम में जनसंख्या घनत्व है। बिहार में जनसंख्या घनत्व आपको बता दें कितना, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व टोटल कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनसंख्या का सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, तो सबसे कम जो है आपको बता दें कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कितना टोटल, 17 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 17 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। 2011 के जनसंख्या के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या भारत में यानी देश में टोटल नगरीय जनसंख्या कितना है, 31.2 नगरीय जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या आपका हो जाएगा 68.8%, ठीक है ना। ये हो गया नगरीय और ये हो गया आपका ग्रामीण। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है।
आमेर महल कहाँ स्थित है? आमेर महल जो है वो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहाँ स्थित है? जयपुर में। सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे। कौन थे? सवाई जयसिंह थे, ठीक है ना। सवाई जयसिंह के द्वारा ही जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, जो कि जंतर मंतर कितने जगह पर है? तो टोटल 5 जगह पर है। कौन कौन है? तो आपका पहला जयपुर है, दूसरा दिल्ली, उसके बाद उज्जैन, फिर मथुरा, फिर आपका वाराणसी। टोटल 5 जगहों पर क्या है? जंतर मंतर निर्माण कराया गया है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है वो बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो है वो बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। सुल्तानपुर क्या है? तो यह झील अभ्यारण्य है जो जल पक्षी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जल पक्षी के लिए। जल पक्षी के लिए जाना जाता है सुल्तानपुर, ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में अवस्थित है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है। असम में, राजस्थान में सरिस्का, बांदीपुर में, बांदीपुर जो आपका कर्नाटक में, और सुल्तानपुर कहाँ स्थित है? हरियाणा में, ठीक है ना। हरियाणा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, अस्थियां किस में बातिल होती है? अस्थियां किस में जो होती है बातिल? बातिल का मतलब खोखला। बातिल का मतलब क्या होता है? खोखला। अस्थियां किस में खोखले होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किस में? पक्षी में जो होता है अस्थि जो होता है उनका खोखला होता है, ठीक है ना। पक्षी वर्ग में अगला पाद जो होता है वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षी वर्ग समतापी होते हैं और इसमें श्वसन जो अंग होता है वो कौन होता है? फेफड़ा होता है। पक्षी में जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में जो हुनों का आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि किसके? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त पूरी तरह से परास्त कर दिया था उसे, किसे? हुनों को। और अंतिम महान गुप्त शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त ही था। स्कंदगुप्त जो कि जूनागढ़ अभिलेख से, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील, जो सुदर्शन झील है उसको पुनः मरम्मत करवाने का जो प्रमाण मिलता है वो जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है, ठीक है ना। जो किसके द्वारा बनाया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन था जिसे भारत में स्थापित किया गया? यानी भारत का प्रथम जो नेशनल पार्क था वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है यह पार्क, ठीक है ना। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो भगवान महावीर उद्यान जो आपका है गोवा में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में आते हैं, भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोवा में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में। पेरियार केरल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, महमूद गजनबी कि भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी भारत पर जो आक्रमण करने का उद्देश्य था महमूद गजनवी का, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन को संग्रह करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन को संग्रह करना यह मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहला आक्रमण जो उन्होंने किया था वो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही जयपाल के विरोध में किया था, ठीक है। और महमूद का अंतिम जो आक्रमण था वो कब था? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में जाटों के विरोध में किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी है, यानी तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री और उसकी राजधानी देखते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, ताशकंद समझौता, जो कि 1996 में मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान कहाँ की राजधानी? कजाकिस्तान की। अशगाबाद जो राजधानी है वो कहाँ की? तुर्कमेनिस्तान की। यमन की राजधानी आपका साना और ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42।
तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, और प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इस युद्ध में, यानी जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो द्वितीय युद्ध में हार गए थे, जबकि प्रथम युद्ध में जीत गए थे वो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफी बागान लगाए गए थे, यानी कहाँ लगाए गए थे? अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कहवा का जो बागान है, यानी कि कॉफी का बागान, वो कहाँ लगाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। चिकमंगलूर में लगाया गया था। चिकमंगलूर कहाँ स्थित है? तो चिकमंगलूर जो है आपका कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है चिकमंगलूर। भारत में सबसे अधिक कहवा जो होता है वो कहाँ उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होते हैं। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा, ठीक है ना, कहवा यानी कि कॉफ़ी जो भारत में होता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होते हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा यानी कॉफ़ी जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो आपका ब्राज़ील कंट्री में होता है। कहवा एक गर्म पेय पदार्थ है, यानी कि गर्म पदार्थ है। नारियल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत के केरल में सबसे अधिक नारियल होते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? यानी निम्न में से कौन जो है वो यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है राजस्थान में स्थित है, चिल्का उड़ीसा में स्थित है। कॉर्बेट जो है आपका कहाँ स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में स्थित है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? यानी प्रथम स्पीकर जो थे लोकसभा के वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन थे? जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। प्रथम दलित स्पीकर लोकसभा के कौन थे? तो एमसी बाल योगी जो थे वो प्रथम दलित स्पीकर थे लोकसभा के, ठीक है ना। भारत के जो प्रथम महिला स्पीकर बने वो कौन थे? तो मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार बनी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका बोल रहा है, किस राज्य ने पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरुआत की? तो किस राज्य के द्वारा कराया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा कराया गया है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश का आपका कहाँ हो गया? भोपाल। तमिलनाडु के चेन्नई। झारखंड की रांची, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार के किस नदी पर किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सी नदी? ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कोसी नदी पर कराया जा रहा है। कौन सी नदी पर? कोसी नदी पर कराया जा रहा है डगमरा जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना, बिहार के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा किस बैंक के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, यानी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किन्हें दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब 2023 को किन्हें दिया गया देख लेते हैं। तो 2023 में जो दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को, क्लाउडिया गोल्डिन
गोल्डीन, जो कि कहाँ के हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका के हैं, ठीक है ना, अमेरिका के हैं। और शांति में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की है, ठीक है ना। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन ओलाव फास, जो कि नॉर्वे के व्यक्ति हैं, जिन्हें साहित्य में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसको चुना है, अनंतपुर को चुना गया है। किसके लिए, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अनंतपुर कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनको प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन सा जिला, अनंतपुर जिला को, ठीक है ना, जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। गुजरात की देख लेते हैं, सभी स्टेट में जो लोकसभा की सीट है वो कितना है। तो गुजरात में आपका 26 है लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीट है, ठीक है ना। राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान में आपका 25 है। आंध्र प्रदेश में 42 है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में कितना है, 42 है। तो आज की क्लास की वीडियो क्वेश्चन नंबर 50 यही लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में।